जय हिंद सर। जय हिंद मैम। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद जयवीर सर। जय हिंद सर है। जय हिंद सर। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। सर का आवाज बहुत कम आ रहा है, बीमार है सर? किसका? मेरा? जयवीर सर का। मेरी शादी हो चुकी है ना, इसीलिए। नहीं सर। तो फिर मेरी भी हो गई है ना सर। शादी तो के बाद आपकी शादी होने में और जयवीर सर की शादी होने में अंतर है ना। अंतर है। आप लड़की, लड़कियों की ऐसा आवाज थोड़ी खुल है जाती है, सर। लड़कियों की लड़कों की आवाज दब जाती है। ऐसा थोड़ी होता है सर। डिमोटिवेटेड हो जाएंगे फिर हमारे रजत सर बेचारे। कहाँ मेरे उनकी को तो शादी यही हुई? नहीं समझ में आया आज तक, ये मेरे को मोटिवेट करते हैं कि डीमोटिवेट। अच्छा। अभी से ये एक्सपीरियंस दे रहे हैं सर आपको। क्या दे रहे हैं? एक्सपीरियंस दे रहे हैं सर आपको अपना भी से। आगे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा कि मैं ऐसा क्यों हो गया। मैं तो मोनिका मैडम एक्सपीरियंस देने के लिए रेडी हूँ, मगर वो लेने के लिए भी रेडी होना चाहिए ना। सही बात है सर। जरूरी थोड़ी है कि जो कुछ भी दे उसको ले लो। तो सही है ना। देखो मैडम। सर सुनना तो चाहिए, आगे कुछ भी नहीं पता वक्त का कब क्या काम आ जाए। सही बात है। बहुत चेंज हो गए हैं रजत सर में जब से वो जयवीर सर के कांटेक्ट में आए हैं तब से। है ना सर? उससे पहले में क्या हंसी था आ वो गई तो आप। कोई भी नहीं जानता। वो तो कोई भी नहीं जानता। नहीं नहीं सर किड हो जाते हैं, हाँ। बिंदास रहने के लिए हो जाते हैं। अरे जूम हैंग हो गया। ये है जयवीर क्यों? सर जैसा रहने बिहेवियर करना आना चाहिए सबको। मेरा बिहेवियर कैसा है मैडम? क्या सर? मेरा बिहेवियर कैसा है? शांत स्वाभाविक। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा रहना चाहिए, बिंदास हंस के ज्योति मैडम से सबको इंस्पायर्ड है। लेके चलना है। ज्योति मैडम से इंस्पायर्ड क्या है। सर? ज्योति मैडम से इंस्पायर्ड है। ओके, नहीं सर पहले से भी आप ऐसे अनिल सर की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जी। चल रहे हैं सर। और आपका बेटा कैसा है? बढ़िया। हाँ, बस एंजॉय रजत। कर रहे हैं अभी विंटर। जी। रजत सर बस ज्वाइन होने ही वाले हैं। आज बाजिया मैडम सर एंड। छुट्टी थी आज स्कूल को। आज क्यों छुट्टी दी? स्कूल को क्यों मगर? आज थोड़ा अहमदाबाद में इशू हो गया ना, थ्रेड्स मिल रहे थे स्कूल को। ऐसा था? हाँ, 9 स्कूल को मिला है ना तो छोड़ दिया सबको। नहीं। हम्म। पता नहीं था मैडम, मैं कोई अपडेटेड नहीं हूँ। आज मैंने न्यूज़ भी नहीं पढ़ी। आज ही मैं एआईसीटी की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो मुझे न्यूज़ नहीं मिली। बस कहाँ से है बाजिया मैडम एंड दिनेश सर, आपका कहाँ से बाकी है रिवीजन? सर मेरा तो शुरू ही नहीं हुआ। आपका शुरू ही नहीं हुआ। बाजिया मैडम आपका एक बाकी है ना, एक हो गया है। 99 के बाद ही है। यस सर। हम्म, करते हैं सर। तो अभी 19 सर, आपका डिजाइन एक्ट कहाँ तक हुआ है? दिनेश सर, आप डिजाइन में कब तक कंफर्टेबल है? मैं तो सर कंफर्टेबल तो खास नहीं हूँ अभी डिजाइन में, बट कोई नहीं, कर देंगे हम शुरू। पेटेंट एक्ट, पेटेंट एक्ट में कंफर्टेबल? पेडियाट्रिक में तो ठीक है। हम्म। आपने बीच में किया तो था, आपका नहीं, साइंस। मैंने रिवीजन नहीं किया ऐसे, 9 साढ़े 9 वाली क्लास में नहीं किया।
साइंटिफिक एडवाइजर और वो सारी चीजें मुझे याद आ रही है, पता नहीं क्यों। वो हम शाम को किए थे 7 बजे। हो गया होगा, सब हो गया होगा। जी। चलिए, आ गए रजत सर। मैं भी यही सोच रहा था, मेरे भी 99 से आगे चलना होगा, तो सर कह रहे नहीं शुरू से होगा। जैसा सर। सर हमारा आज और कल है तो आप स्टार्ट कर दें। सर ने बोला है कल। टाइप कम करेंगे क्यों नहीं हाँ, करेंगे? थोड़ा ही कर लो, ज्यादा नहीं, बिल भी ज्यादा है। चम्मच निकल। जी सर। सर बाजिया मैडम का बाकी है 99 ऑनवर्ड्स, एंड हाँ सर का कंप्लीट बाकी है। हाँ, दिनेश सर आज शुरू करेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा बाजी मैम का रिवीजन लेके कल से वो कंटिन्यू और करेंगे। और मोनिका मैडम या किसी का डिमांड था कि जो पेपर 1 था हमारा वो डिस्कशन करना है, तो आफ्टर दिस आई थिंक अगर कोई रेडी है तो ठीक है, वरना हम पेपर 1 को डिस्कस कर लेंगे, लास्ट जो आया था कल या परसों, जब भी मेरे आप। हिसाब से सर पहले रिवीजन होना चाहिए। नहीं, रिवीजन के बाद कर लेते हैं तो फिर संडे को, हाँ, से भी हमने कोई क्लासेस नहीं रखे हैं तो संडे को वो कर लेंगे, वेडनेसडे है तो। संडे को रिवीजन नहीं करना, हाँ पेपर डिस्कस कर सकते हैं। जी, तो संडे को पेपर डिस्कशन, जो क्वेश्चन था ग्रुप में तो उसको एड्रेस कर लेते हैं संडे को, पेपर डिस्कशन पेपर 1 पर्टिकुलरली, हम्म एंड बाकी के दिनों पे एज इट इज जो रिवीजन का स्केड्यूल है एज लाइकवाइज। ओके सर, हम्म कंटिन्यू। चलिए दिनेश सर। जी सर जी। पास याद है। सर 10-10 सेक्शंस लेकर चलेंगे, जी सर। है ना? 10 सेक्शंस आप रिवाइज करेंगे, 10 बाज याद। जी सर। तो पेटेंट एक्ट से शुरुआत करेंगे, तो कीजिए सर स्टार्ट। सर सेक्शन 1 जो है वो टाइटल, हम्म उसमें वही पेटेंट एक्ट 1970 लागू होता है, हम्म। और जो अमेंडमेंट आई है लास्ट वो 15 मार्च 2024 को आई है पेटेंट रूल्स में। सर जो पेटेंट लॉ है अपना, पेटेंट एक्ट 1970, जी। क्या वो लक्षद्वीप आइलैंड पे इन्फोर्स्ड होगा? किस पे सर? लक्षद्वीप आइलैंड। नहीं का। सर इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो यस और नो? सर यस। क्योंकि कंफ्यूजन आता है सर कि वो इंडियन टेरिट जो लैंड है उसके बाहर है, बट वो इंडिया में इंक्लूड है तो होगा। सेक्शन 2। सेक्शन 2 डेफिनेशंस हैं सर, तो इन्वेंटिव लक्षद्वीप स्टेप की इंडिया में है। डेफिनेशन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। टेक्निकली एडवांस, इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट और बोथ, एंड इट शुड नॉट बी नॉट ऑब्वियस टू पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। इन्वेंशन। इन्वेंशन विच इज नॉवल और न्यू। दैट इज नॉवेल्टी सर। Invention is having inventive step and capable of industrial application. ओके सर। That is called invention. पेटेंटी की डेफिनेशन क्या होगी सर? पेटेंटी की anybody who has created the innovation and invention। नहीं, वो तो इन्वेंटर होता है सर। जी। पेटेंटी। Patentee is who has got the patent certificate, granted patent certificate in hand. दैट इज ग्रांटी। Then patentee includes the अरे मैसेज आ गया सर, न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, नकल मार लेता हूँ। सर वो तो इन्वेंशन की डेफिनेशन दी है सर ने, पेटेंटी की नहीं है। ओके 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 सर, बता दीजिए। इट इंक्लूड्स द एक्सक्लूसिव लाइसेंसी। Patentee is the person whose name is entered in the register as a grantee or proprietor of the patent. ओके सर। जिसका नाम रजिस्टर में एज अ ग्रांटी हो या फिर प्रोपराइटर ऑफ पेटेंट हो, ओके वो पेटेंट ही होता है।
ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कौन नहीं हो सकता है सर, जी या फिर सर? प्रोपराइटर ऑफ पेटेंट है ये, मतलब वो पर्सन होंगे ना जो लाइक असाइनमेंट के थ्रू पेटेंटी बनते हैं, हाँ बिल्कुल। है ना। हम्म और एक्सक्लूसिव लाइसेंसी तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ राइट होता है यूज करने का। टोटल टोटल पेटेंट उसके पास नहीं है, हम्म। टेरिटोरियली उसके पास राइट्स है। हम्म। हाँ सर, कल मैं यही यही पढ़ रहा था, जब इसमें हम्म यही थोड़ा, जब मैंने आपसे पूछा था उससे रिलेटेड। टेरिटोरियल राइट्स हैं उसके पास, बट टोटल पेटेंट नहीं है, वो लाइसेंसी हो गया, एक्सक्लूसिव लाइसेंस। वो एक्सक्लूसिव लाइसेंसी हो गया। यानी कि फिर गारंटी कौन हुआ सर, जिसको मिला है? जिसको ग्रांट मिली थी। और प्रोपराइटर ऑफ पेटेंट वो होगा जिसके पास सारी राइट्स हों। जिसके पास पेटेंट के राइट्स हैं इस वक्त। जी सर, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर के बारे में पूछ रहे थे। ट्रू एंड ये फर्स्ट इन्वेंटर कौन नहीं होता है? जी सर, जो इंपोर्ट करता है फर्स्ट टाइम इन इंडिया या इन हम्म आवर कंट्री, वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है। हम्म और भी कोई है? ठीक है। केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है? Capable of industrial application means it is being made or used or sold by the industry. इन नहीं नहीं, सोल्ड नहीं आएगा। Okay. मेड Made or और used. यूज्ड इन एनी इंडस्ट्री। जी. हाँ। सेक्शन 3 What are not inventions? बताइए ग्राउंड्स सबसेक्शन। A है moral values. नहीं, sorry. Contrary to well-established natural law. 3B is prejudice to human being. 3C is mere discovery. 3D is new use of a known substance, therapeutic efficacy. 3E is which is obvious, invention which is obvious. हाँ हाँ बोलते जाइए सर। नहीं, 3 is mere एक मिनट admixing. ई से रिपीट कीजिए, 3 ई से। 3 is mere admixing. हाँ, और 3D? 3D आपका वो new use of a known substance, therapeutic efficacy. ई 3F एफ। rearrangement and arrangement. G omitted. H method of agriculture and horticulture. I method of treatment. J plant and animal as a whole except lab-grown microorganism. K mathematical or business program. L literary dramatical musical work. M के क्या है सर? K I guess K है कंप्यूटर प्रोग्राम सर। हाँ सर, कंप्यूटर प्रोग्राम पर से। हम्म M is method of playing game and mental act. Method of G and N is presentation of information. O topography of integrated circuit. P is traditional knowledge. कंटिन्यू कीजिए सर, बोलते जाइए आप, रुकिए मत। Section 4 invention related to atomic energy not patentable. Section 5 omitted. Section C6 Section 6 is person entitled to apply for patents. Section 7 form of application. Section 8 mention of inventor as such in patent. नहीं. Section 8 is statement or undertaking regarding foreign filing. Section 9 provisional सर complete हाँ, सेक्शन 7 में जी. एक सेकंड।
सेक्शन 7 में प्रूफ ऑफ राइट कब तक देना होता है सर? सर प्रूफ ऑफ राइट्स विद इन 6 months। फॉरेन फाइलिंग से? हाँ जी। फॉरेन फाइलिंग से कितने टाइम में? फॉरेन फाइलिंग में हमें प्रूफ ऑफ राइट की जरूरत होती है सर। हम्म, हम्म। बिल्कुल। तो फिर वो विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग द फाइलिंग इन इंडिया। फॉर्म 8 सेक्शन 8 में फॉर्म 3 की टाइमलाइंस क्या है? सर विद द एप्लीकेशन फॉर्म या विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। जब कंट्रोलर पूछे मांगे तब विद इन 2 months। विद एफईआर अगर आई हो तो विद इन 3 months। एंड और एक्सटेंशन कितना मिलता है? एक्सटेंशन सर इसका हमें मिल सकता है 3 महीने का बाय फाइलिंग फॉर्म 4, जिसकी फीस रहती है 2000 पर मंथ। और नहीं किया तो? फॉर्म 3 अगर नहीं किया तो ये एक रेवोकेशन का ग्राउंड है। डायरेक्ट रिवोकेशन या उससे पहले कुछ और भी हो सकता है? उससे पहले सर अबेंडन हो सकती है एप्लीकेशन। नहीं। नहीं। ऑपोजिशन आएगा 25H। जी प्री ग्रांट पोस्ट ग्रांट अच ग्राउंड है। जी जी सर जी। फॉरेन फाइलिंग से फॉर्म 3 कितने दिन में देना होता है? फॉरेन फाइलिंग से फॉर्म 3 6 महीने। 6 महीने में। हाँ जी। सेक्शन 9। मैं सर ये लिखता हूँ जरा एक मिनट। जी सर सेक्शन 9 सर प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। इसमें कंप्लीट कब फॉर्म। तक देनी होती है? हाँ जी। कंप्लीट कब तक देनी होती है? विद इन 12 months सर। नहीं दिया तो? अबेंडन। डीम डीम टू टू बी बी अबेंडन की डीम टू हैव बीन अबेंडन? डीम टू बी अबेंडन। पोस्ट डेट करा सकते हैं? 6 months के लिए। कब तक फाइल कर सकते हैं पोस्ट डेट की रिक्वेस्ट? विद इन 12 months बिफोर ग्रांट? बिफोर ग्रांट। फॉर्म? फॉर्म 2 सर। पोस्ट डेट के लिए फॉर्म? पोस्ट डेटिंग करने के लिए फॉर्म 1 रहेगा। फॉर्म 30। 30। फीस? ओके। 800 रुपया सर। अगर कंप्लीट फाइल कर चुके हैं क्या दोबारा कंप्लीट फाइल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, वो पिछली वाली प्रोविजनल बन जाएगी। ठीक है। सेक्शन 10। सर कंटेंट्स ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। बायोलॉजिकल मटेरियल का रेफरेंस कब तक देना होता है? सर फाइल करने से पहले हमें सबमिट कराना होता है आईडीए में, और उसका रेफरेंस जो है विद इन 3 months हमें डेट ऑफ फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। या फिर हमारा अगर हमने अर्ली पब्लिकेशन करवा रखी है तो वो अर्ली पब्लिकेशन अप्लाई करने से पहले हमें सबमिट करना पड़ेगा रेफरेंस। डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप क्या होता है? सर फॉर्म 5 होता है, जिसमें हमें एप्लीकेशन के साथ ही फाइल करना चाहिए, और अगर हम नहीं करते तो 1 महीने की एक्सटेंशन हो सकती है, जिससे कि फॉर्म 4 के थ्रू 480 रुपीज फीस लगती है। इन्वेंशन को अगर क्या मैं इन्वेंशन की कोई इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकता हूँ? नहीं सर। नहीं कर सकता हूँ। टाइटल कितने वर्ड्स का होता है? 15 वर्ड्स। ड्राइंग की लेफ्ट और टॉप 4 सेंटीमीटर, राइट और बॉटम 3 सेंटीमीटर। लेफ्ट टॉप पे हमारा नेम ऑफ द एप्लीकेंट, राइट टॉप पे हमारी नंबर ऑफ शीट, एंड बॉटम लेफ्ट पे डेट, बॉटम राइट पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। मॉडल सबमिट करना जरूरी होता है? सर मॉडल सबमिट करना इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन, पर अगर कंट्रोलर मांगेगा तो देना पड़ेगा। रूल?
16। बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड्स का होता है और उसका 150 सर। स्ट्रक्चर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट 150 वर्ड्स का होता है, उसमें ट्रिपल टी करके कुछ सबने बताया था, टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एडवांसमेंट एंड देन एक और था, टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एडवांसमेंट एंड टाइटल विद प्रिंसिपल यूज्ड, टीटीपी। टाइटल यस, पहले आएगा बाद में आएगा? टाइटल पहले आएगा सर। टाइटल, टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एडवांसमेंट, प्रिंसिपल यूज, और केमिकल फॉर्मूला है तो वो भी डालना पड़ेगा। फिगर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डालना जरूरी होता है? फिगर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अगर है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। केमिकल फॉर्मूला फिगर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट की जगह पे आ सकता है। जी, और अगर दोनों नहीं है तब भी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बाजिया मैम, सेक्शन 11, सर प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम इन केस पार्सली ऑफ डिस्क्लोज हुआ तो कौन सी डेट होती है? सर डेट आफ्टर फुली डिस्क्लोज। What is the difference between priority date of application and priority date of claims? Sir, priority date of application is the first time application filing date and जब हम पहली बार claims को file करते हैं that is priority date of claims. 11A, Sir, publication of application 18 months में complete specification देना होता है, otherwise it will publish itself. क्या देना होता है? सर डेट ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना होता है ना 18 मंथ्स में। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देने की टाइमलाइन क्या है? 18 महीने की 12 महीने? 12 महीने सर, 12 महीने। 18 क्यों आ गई? सर सॉरी। अर्ली पब्लिकेशन के लिए फॉर्म क्या लगेगा, कौन सा लगेगा? सर फॉर्म 9 2500 रुपीज फीस विद इन अ मंथ विद इन अ मंथ क्या? पब्लिश्ड होता है। हाँ, 18 महीने कंप्लीट होने के बाद जो 19th मंथ लगता है यस सर। तब पब्लिश होता है, यस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ्स। ओके सर। थ्री मैजिकल कंडीशंस। सर अगर एसडी लगा हुआ है और कंप्लीट हाँ स्पेसिफिकेशन नहीं है 12 मंथ में हाँ और अगर विड्रॉन कर लिया है बाय फॉर्म 29 से विद बिफोर 15 मंथ्स। हाँ, बिफोर 15 मंथ्स। 15 months, yes sir. पब्लिकेशन से कितने महीने तक ग्रांट नहीं मिल सकती? I think 6 months, sir. 6 मंथ तक ग्रांट नहीं मिल नहीं, सकती। yes, sir. Uh, 11B, request for examination. कौन Sir, फाइल कर सकता है? sir, ordinary examination में applicant or the person interested can request for the examination and form 18 rule 24B and fees is 4,000 rupees. But in expedited examination form 18A 8,000 rupees and female startup small entity educational institute or the government undertaking can file for the expedited examination. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन से? I think sir government education institute. Either controlled by the government or funded by the government, established by the government. Okay sir. Not funded, established by the government. Okay. अगर एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल नहीं करी कब तक कर सकते हैं? अगर एग्जामिनेशन 31 months. कब से 31 मंथ? कब 31 मंथ और कब 48 मंथ? सर ये अमेंडमेंट के जो अमेंडमेंट हुआ था उससे पहले अगर 15/3/24 से 48 मंथ्स एंड 15/3/24 के बाद 31 मंथ्स। और 15/3/24 की डेट को अगर कोई एप्लीकेशन फाइल हुई है तो? अगर उसी दिन हुई है तो शायद सर 48 मंथ्स।
31 मंथ। 38 31 ओके सर। अगर एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल नहीं की तो तो सर नहीं किए तो विड्रॉन है अब तक क्या डीम टू बी विड्रॉन, डीम टू बी विड्रॉन यस सर। एप्लीकेशन विड्रॉन कंसीडर हो जाती है। ओके सर। अगर एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन फाइल हुआ है एंड आपने सारे कंप्लायंस पूरे कर दिए हैं यस सर। तो मैक्सिमम कितने महीने में ग्रांट मिल जाएगी? मैक्सिमम तो सर 31 मंथ 3 महीने में। 3 महीने ओके। आपने 24C फाइल किया, 18A, हम्म उसके बाद आपको FER आया, हम्म आपने FER का रिप्लाई दिया। यस सर। उस रिप्लाई देने के बाद जितने भी ऑब्जेक्शंस थे आपने वो सब कंप्लीट कर दिए, हम्म तो उसके बाद आपको मैक्सिमम 3 महीने में कंट्रोलर ग्रांट दे देगा, रोक नहीं सकते ज्यादा वो, ओके सर। अनटिल एंड अनलेस कोई प्री ग्रांट ऑपोजिशन ना हो। ओके सर। ये बाकी लोग भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए सभी लोग। तो ये इन केस ऑफ एक्सपीरियंटेड एग्जामिनेशन नहीं होगा अभी 3 महीने में जो ग्रांट है। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल में नहीं। बाजिया मैम, यस सर। मान लीजिए आपने, आपकी एक एप्लीकेशन थी, पेटेंट एप्लीकेशन, आपने फॉर्म 18 फाइल किया एग्जामिनेशन के लिए, यस सर। आपको बाद में पता चला बीइंग अ फीमेल मैं 18A फाइल कर सकता हूँ, हाँ हाँ तो अब आप क्या करोगे? सर अपग्रेड करा लेंगे ऑर्डिनरी एग्जाम टू एक्सपर्टेड एग्जाम विद द फीस ऑफ 4,000 प्लस मार्जिन फीस 4,000 रुपीज। हम्म। और मान लीजिए कोई एप्लीकेशन के टाइम पे एक स्टार्टअप था जिसने एप्लीकेशन फाइल की, हम्म लेकिन एप्लीकेशन फाइल होने के बाद हम्म कंपनी जो थी उसके पास स्टार्टअप का जो टाइटल था वो चला गया, यस सर। अब उसको एग्जामिनेशन की फीस 8,000 लगेगी कि 40,000 लगेगी? सर 8 ही हजार लगेगी वो रिफंड नहीं होती है ऐसा कुछ था। नहीं नहीं रिफंड की तो बात ही नहीं है मैम। स्टार्टअप के केस में तो 40 हजार होने चाहिए सर। हाँ, हम्म क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे स्टार्टअप था, अब स्टार्टअप हम्म, नहीं है, तो अब एप्लीकेशन के बाद उसको एग्जामिनेशन की फीस कितनी लगेगी? 40 हजार। गलत, 8,000 ही लगेगा। एप्लीकेशन के टाइम पे क्या स्टेटस था वही कंसिडर किया जाता है। ओके सर। हाँ मुझे ये समझ में आ रहा था सर 8 ही हजार समझ आ रहा था पता नहीं क्यों 40 हजार। अगर मान लीजिए स्टार्टअप ने, अच्छा आप शार्क टैंक देखते हो, किसने देखा है शार्क टैंक? यस सर। तो उसमें बहुत सारे लोग कंपनी खरीद लेते हैं ना सीधा पैसा लगाने की बजाय। हम्म। मान लो वो स्टार्टअप एप्लीकेशन फाइल करने के बाद शार्क टैंक में गया और वहां पे वो इन्वेस्टर ने कंपनी खरीद ली और पेटेंट भी खरीद लिया, अब वो पर्सन, वो कंपनी जिसने स्टार्टअप खरीदा है, वो एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है एग्जामिनेशन की, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, उसको कितने पैसे लगेंगे और उससे पहले उसको और क्या करना पड़ेगा? थोड़ा टिपिकल हो गया क्वेश्चन। सर इस केस में मुझे लगता है 40,000 रुपीज लगेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि वो मतलब कंपनी पूरी खरीद ली गई है और जो पेटेंट एप्लीकेशन भी खरीद लिया उन्होंने। खरीद लिया है पेटेंट एप्लीकेशन भी। हम्म। सर आप बताएं। हाँ सही जा रहे हो आप, सही जा रहे हो। ओके सर। 40,000 लगेगा। ओके सर। हाँ, क्योंकि अब एप्लीकेंट चेंज हो गया है, हाँ हाँ तो ऐसे केस में उसको अपग्रेड, जो नया एप्लीकेंट है उसी की पहले उसको एप्लीकेशन फीस भी देनी पड़ेगी, मार्जिन। ओके सर। कितना उसमें लगेगा सर? 40,000।
4,000 पहले दे रहा था। अब 8,000, अब तो अच्छा सॉरी वो 20 देगा, अच्छा अच्छा, क्योंकि वो एक्सपीडिटेड तो की बात है। एक्सपीडिटेड कर ही नहीं सकता, उसको तो फॉर्म 8 से जाना पड़ेगा। जी सर, जी जी जी। 40 नहीं लगेगा, 20 लगेगा, क्योंकि 20 एक लगेगा। फाल ही नहीं कर सकता। हम्म। दूसरा, उसको पहले एप्लीकेशन की फीस भी मार्जिन मनी देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले एप्लीकेंट कौन था बाजिया में? तो पहले कोई और एप्लीकेंट था? पहले स्टार्टअप था। हाँ, स्टार्टअप था। स्टार्टअप के लिए कंसेशन अवेलेबल है फीस में, ओके। लेकिन लार्ज कंपनी एमएनसी के लिए नहीं है, हम्म है ना? हम्म तो अगर वो एप्लीकेंट बन रहा है, हम्म। तो उसको पहले एप्लीकेशन का भी मार्जिन मनी देना पड़ेगा। ओके सर। 1600, उसको 8,000 देना था एप्लीकेशन फी, इसने 1600 दिया। 16 32 नहीं, कितना होगा, 5 गुना होता है ना, हाँ, तो 8,000 रुपये। तो जो 6400 का मार्जिन मनी है एप्लीकेशन का, वो हम्म। भी पे करना पड़ेगा उसको पहले। ओके। और बिफोर ग्रांट की बात हो रही है, ग्रांट हुआ नहीं है अभी पेटेंट, हम्म। तो फॉर्म 6 से सब्स्टिट्यूशन जाएगा पहले उसका। ओके सर। समझ आया, कहानी कनेक्ट हुई पूरी? हाँ सर, ये हो पूरी रही है। ये केस स्टडी क्वेश्चन है पूरा एक। जी सर। फॉर्म 6 से पहले सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर वो हम्म। मार्जिन मनी दे के एप्लीकेशन फीस, अपना नाम सब्स्टिट्यूट करवाएगी कंपनी, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल कर पाएगा वो। जी सर। सर अच्छा। इसमें क्वेश्चन ये है, एक तो जो ये स्टार्टअप या इन्वेंटर, इंडिविजुअल इन्वेंटर वाला जो फीस है वो इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है ना, या तो स्टार्टअप है या एक इंडिविजुअल पर्सन है या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, राइट? स्मॉल एंटिटी। अच्छा, स्मॉल एंटिटी कैसे डिफाइन करते हैं सर ये? सर वो डिफाइन होता है एमएसएमई एक्ट से। मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में क्या होता है, हर साल एक लिमिट निकलती है, डिफाइन की जाती है, कि अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर या सेल्स इतना है, तो आप इस कैटेगरी की कंपनी हो। वो सर्टिफिकेट मिलता है सर एमएसएमई एक्ट के तहत, ओके। तो और वो एवरी ईयर सर्टिफिकेट होता है? लेना पड़ता है। अच्छा। और जैसे दूसरा अभी ये है कि अगर मान लो मेक इन आपका इंडिया भी स्मॉल। सर, मेक इन इंडिया भी, मेक इन इंडिया की जो इन्वेंशन कंपनी रहती है ना, वो भी स्मॉल कंपनीज में आ जाती है। अच्छा अच्छा, ये अब मान लो जो आपका स्टार्टअप था, दैट हैज नाउ, जो आपने कन्वर्जन वाला बोला, हम्म, तो एप्लीकेशन फाइल कर दिया था, अब एग्जामिनेशन, रिन्यूअल एंड एवरीथिंग स्टार्टअप के हिसाब से देना होगा उसको, राइट? हाँ, जब वो एप्लीकेशन फाइल किया था उस टाइम उसका स्टेटस स्टार्टअप का था, तो थ्रू ओके। आउट द एप्लीकेशन वही चलेगा। और अगर स्टार्टअप को अगर किसी ने एक्वायर किया है तो जैसे ही वो रिट्रोस्पेक्टिवली भी पे करना पड़ेगा क्या किसी भी स्टेज पे? हाँ, क्योंकि उस टाइम एप्लीकेंट ही चेंज हो गया ना। नहीं, जैसे मान लो पैटेंट ग्रांट हो गया, ग्रांट के बाद में एक्वायर हुआ है तो रिन्यूअल फीस वगैरह हाँ, इंक्रीज सब कुछ देना चेंज हो पड़ेगा? जाएगा सर, पेटेंट ही अगर चेंज हो गया तो वो भी उसी हिसाब से चलेगा। तो बेसिकली उसको एप्लीकेशन से ही कवर अप करना पड़ेगा फिर ऐसे, हाँ, पूरा करना रिट्रोस्पेक्टिवली? पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा। सर फॉर एग्जांपल साबिर भाटिया ने हॉटमेल बनाया, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया, तो अभी हम्म। माइक्रोसॉफ्ट वही बन गया ना, माइक्रोसॉफ्ट का बिग पीस का, उसका वो जो मल्टीप्लाई इंटू 5 है वाला, ये लगेगा, किस्सा चलेगा ना उसका, यही है ना, मोटा हम्म, मोटा। बिल्कुल सर। बेसिकली अगर उसका 50 पैटर्न का भी पोर्टफोलियो है तो उसको शुरू से कवर करना पड़ेगा आपको। करना पड़ेगा सर। अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 बाजी में। यस सर, सेक्शन 12। टॉपिक नहीं याद आ रहा मुझे सर। एग्जामिनेशन। Examination of application, yes sir. All documents should be compliant as per law. हम्म, Patentability criteria should be fulfilled. Anticipation under section 13. Uh, बस। Examination report is confidential. हम्म, Uh,
कितने, अगर फॉर्म 18 फाइल हुआ है तो कितने महीने में एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा? सर तीन। सर हाँ 3 months। हाँ। अच्छा, 311 टू 115 डेज, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्या है? Examiner to controller in 3 months, हाँ, controller to applicant in 1 month जिस देगा FER की, और फिर 6 month to reply। 311 311 3 months to examiner to controller, हम्म and 1 month for FER gist one, हम्म and 1 month is for uh, 1 month is for रिप्लाई। एफईआर इशू करेगा 1 महीने के इशू अंदर। करेगा। ओके पहले FER। 1 महीना वो एग्जामिनर की रिपोर्ट से एफईआर बनाने के लिए 1 महीना लेगा। हाँ फिर वो रिपोर्ट बनने के बाद 1 महीने के अंदर कम एप्लीकेंट को भेजेगा। जी सर। ठीक है, वही चीज 2115 डेज हो गया इन हाँ केस सर। ऑफ। से 18A। बस हो गया। सर कंफ्यूजन हो गया। मैंने, आप प्लीज रिपीट करो फंडा, क्योंकि बाजिया मैम मैंने पढ़ा। कंप्लीट, मैंने पढ़ा। हाँ। हेलो। बाजिया मैम रिपीट कीजिए। सर एग्जामिनर टू कंट्रोलर इन 1 month, फिर कंट्रोलर टू एप्लीकेंट इन 1 month, एंड एप्लीकेंट उसकी वो देगा, मतलब सॉरी 1 month टू मैम मैम बाजिया मैम, हाँ सर। 311 को एक्सप्लेन कीजिए पहले। थ्री। सर मैं अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, मेरा पूरा गोल हो गया, तो मैं कंफ्यूज हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया। 3 मंथ्स फॉर द एग्जामिनर टू कंट्रोलर जाएगा, कंट्रोलर अपने पास रखेगा, 1 महीने के अंदर वो जो एप्लीकेंट है उसको भेजेगा, और फिर वन जो है वो रिप्लाई का, मुझे को 6 मंथ्स है या 1 मंथ है ना, वहां मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बुक नहीं है। मैं ब्लाइंडली ऐसे बात देख रहा हूँ, ऐसे आपका फेस देख के बात कर रहा हूँ। तो ये 6 मंथ्स का है या 1 मंथ का है ना, वो मुझे बता दो, और मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ मुझे बता दो मुझे। बाजिया मैम, थ्री यस सर। वन वन को एक्सप्लेन कीजिए। सर एग्जामिनर 1 month में कंट्रोलर को भेजेगा। 1 मंथ में? सॉरी 3 months में। हाँ, फिर 3 months से एप्लीकेंट को भेजेगा FER वन। नहीं, सर फिर कंफ्यूज हो गई मैं यहाँ पर। सर 3 महीने में भेजेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर का रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रहता है, फिर कंट्रोलर अपना एक रिपोर्ट बनाने के लिए 1 महीना लेगा, उसके हम्म बाद वो, उसके बाद का जो 1 महीना या 6 महीना का रिप्लाई है ना, वो मैं समझ में, उसके बाद जो 1 महीना है ना, वो क्या है ना, वो मुझे विजुलाइज नहीं हो रहा है, यहां मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 1 महीना वो लेगा एफईआर बनाने के लिए। कंट्रोलर। हाँ, और 1 महीना लेगा एफईआर भेजने के लिए। ओके टू एप्लीकेंट। गॉट इट, गॉट गॉट। 255 वाला फंडा क्या था सर? सर यही काम 18A के लिए इतने टाइम में करना पड़ेगा। क्लियर हुआ संजोग सर? यस सर, एकदम परफेक्ट। थैंक्स। सर फ्राइडे को आप रिवाइज करोगे कदम सर? यस सर, फ्राइडे के लिए मैं रेडी हूँ। उसके ठीक है। बाद है ना पेपर 2 का है ना, पूरा का पूरा है ना, रहे हुए 15 दिन में ना, आपको मुझे मास्टर बनाना है, क्योंकि पेपर 2 कुछ भी नहीं देखा है। पेपर 1 ये कर रहा हूँ, और ये MCQ भी मैनेज हो जाएंगे। थोड़ा है ठीक है। कॉन्फिडेंस। आपको सुन रहा हूँ मैं सर, और जयवीर सर को तो पूरे डे एंड नाइट सुनता हूँ। जी बाजिए मैम। यस सर। 13, 13 तो बात की थी ना सर एग्जामिनेशन। सेक्शन सेक्शन 13। 13 ना सर, वो all documents should be compliance and patentability criteria anticipation under 13। सिर्फ एंटीसिपेशन। अच्छा ओके 13 एंटिसिपेशन। ओके सर। 14, 14 सर वो रिप्लाई वाला था जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। एफईआर का इशुएंस। IPR का इशू। 15,
15 is power of controller to refuse or amend the application. 16th, Divisional application. 17, 17. 17 क्या था सर? पोस्ट डेटिंग. यस सर. कब तक कर सकते हैं पोस्ट डेट? सर 6 months. कब तक करवा सकते हैं पोस्ट डेट? Before grant हाँ of patent. जी महादेव सर। सर ये जो डिविजनल वाला था, हम्म, ये डिविजनल में फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा क्या सर? फॉर्म 1 नहीं सर, वो स्पेसिफिकेशन का सेपरेशन हो जाता है बस। अच्छा, फॉर्म 1 नहीं होता है, फॉर्म 1 या फॉर्म टू होगा, राइट? हाँ फॉर्म 2 होगा, एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट होगी। लेकिन फॉर्म 1 नहीं होगा, क्योंकि वहां पे भी आप तो ग्रांट करने के लिए तो बोल ही रहे हैं ना। रेफरेंस डलता है सर एक्चुअली में, फॉर्म 1 नहीं दोबारा फाइल होता है, वो तो हो गया ना। अच्छा, और फीस फीस भी नहीं देनी होती है? मेरे ख्याल से लगनी तो चाहिए सर, हालांकि ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन कहीं दिया नहीं है। 2 इन्वेंशन है तो फीस तो लगेगी सर, नहीं, और 1600 रुपये। एग्जामिनेशन का तो लगेगा, फाइलिंग का लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगना तो चाहिए सर, पेटेंट ऑफिस पैसा तो छोड़ेगा नहीं। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कहीं पे। नहीं, क्या फॉर्म क्या 1 क्वेश्चन क्या है? डिविजनल करने के बाद फॉर्म 1 दोबारा फाइल करना पड़ेगा क्या? हाँ, करना पड़ेगा 100%। और डिविजनल की अंदर जो मेन एप्लीकेशन है उसका रेफरेंस भी आएगा। हाँ हाँ वो तो आएगा ही आएगा, फॉर्म 1 की 1600 फीस तो रुपये लगेगी। लगेगी 100%। हाँ, क्योंकि 2 एप्लीकेशन बन गई ना। हम्म। अच्छा, ओके, और सोलह ये सौ ₹1600 जो रुपये आपने लगेंगे। पहले, हाँ 1600 लगेंगे। अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो मैं उस पे भी कहना चाहता हूँ पुराने वाले में। अभी सर ये महादेव सर ये क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। हाँ। अब सर जो आपने पहले कहा था कि जो रजत सर ने कहा था पेटेंट ग्रांट होने से पहले, जब एप्लीकेंट फेज में है, तब अगर एप्लीकेंट चेंज होता है तो डिफरेंस देना पड़ेगा, दैट इज करेक्ट। पेटेंट ग्रांट होने से पहले। बट जो आपने बाद में कहा ना, पेटेंट ग्रांट होने के बाद में, वहां हाँ पर मेरा वोट ये है कि ग्रांट होने के बाद असाइनमेंट होता है ना, तो वहां पर कोई पुराने वाली फीस नहीं देखी जाती है, वो असाइनमेंट हुआ है। वो ग्रांट के बाद प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी को। यानी आपने मान हाँ लीजिए आपका घर था, आपका मकान था, आप अब उस जमीन को दे रहे हो किसी कंपनी को, तो दे सकते हो। वो कंपनी ने एक्वायर कर लिया आपकी जमीन, अब वो कंपनी वहां पर काम करेगी। यानी जब एक्वायर की कंपनी ने, पेटेंट ग्रांट हुई, ग्रांट होने के बाद हाँ। असाइनमेंट हुआ, तो जिस दिन कंपनी एक्वायर कर रही है उसके बाद में अगर कोई रेन्यूअल फीस आती है तो वो उसे कंपनी के रूल के हिसाब से देनी पड़ेगी। मगर पुराने वाली फाइलिंग, आरएफई या कुछ भी हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अच्छा, असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, ग्रांट के बाद। और ये हम्म, मेरे ख्याल से रूल नंबर 7 में मेंशन्ड है कि ग्रांट के बाद डिफरेंस नहीं, ग्रांट से पहले अगर होगा, क्योंकि तब तक वो प्रॉपर्टी नहीं थी, तब तक किसी की प्रॉपर्टी है वो पता नहीं था किसकी है। एप्लीकेशन फेज में डिफरेंस है, डिफरेंस देना हम्म, होता है जो आपने कहा हम्म। 6400 समथिंग। ग्रांट के बाद नहीं, ग्रांट के बाद असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट जिस दिन एक्विजिशन हुआ उसके बाद कंपनी को कंपनी के रुपीज से देने होंगे, उससे पहले वाले रुपये में कुछ नहीं होता है। अंडरस्टूड महादेव सर? आप क्लियर अंडरस्टूड हो सर, जाए। अंडरस्टूड। जी। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो वो ग्रांट वाला आप बोल रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस। अगर ग्रांट से पहले हुआ है तो वो करना पड़ेगा उसको कवर, ग्रांट के बाद में हुआ है क्योंकि तो सर तब है उसके ना बाद में। प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है कि किसकी है, तब प्रॉपर्टी किसकी हाँ है वो डिफाइन ही नहीं है एप्लीकेशन फेज में। ग्रांट के बाद सर, तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ही तो बेच रहा है डिफाइन है ना, बंदा। वो तो जो एप्लीकेंट है उसी का है। सर प्रॉपर्टी नहीं है ना तब उसकी वो। हाँ, प्रॉपर्टी नहीं है, ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी हम्म अभी डिफाइन नहीं हुई। हम्म ठीक है, ग्रांट ठीक के है। बाद तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ही बेच रहा है। जी। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू। जी। 17 हो गया, 18। Sir, power of controller in case of anticipation. अगर सेम डेट को क्लेम है तो क्या होगा? सर रेफरेंसेस ऐड हो जाएंगे. 19, Power of controller in case of potential infringement. 20, 20 is substitution. Form number 6, 800 fees.
हम्म 21 is time for putting application in order of grant. That is एक उसमें केस है कि एक्सटेंशन फॉर 6 months इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर. 3 महीने फॉर्म का एक्सटेंशन. फॉर्म 3 months का एक्सटेंशन. फॉर्म 4 बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 months. हाँ. जी सर. फीस. सर फीस मुझे याद नहीं आ रही है. अगर फॉर्म 18 फाइल हुआ था तो 1000, ओके. और अगर 18A फाइल हुआ था तो 2000 ओके सर. पर मंथ. ओके सर. चलिए दिनेश सर. हाँ दिनेश सर. जी सर. 25 सेकंड का. जी सर. 25 सर प्री ग्रांट ऑपोजिशन है, जो कि हमारा डेट ऑफ पब्लिशिंग से ग्रांट तक फाइल हो सकता है बाय एनी पर्सन. जी. फॉर्म. फॉर्म इसका सर 7A है. ग्राउंड्स. ग्राउंड्स इसका सर जो है वो एक तो रॉगफुली obtained है, दूसरा प्रायर पब्लिकेशन है, तीसरा प्रायर क्लेम है, डी है आपका पब्लिकली नोन, ई इन्वेंशन ऑब्वियस, एफ इन्वेंशन नॉट क्लियर, जी 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 सर क्लैरिटी. क्लैरिटी. यस, इट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज नॉट क्लियर. एच अपना वही है अंडर सेक्शन 8. आई conventional application not filed within 12 months. Then जे हो गया, ये मेरे ख्याल से जे तक हो गया ना इन्वेंशन. देन नहीं, जे है बायोलॉजिकल मटेरियल वाला. जे. देन के है हमारा टीकेडीएल. यस. पोस्ट ग्रांट. पोस्ट ग्रांट के भी यही ग्राउंड्स होते हैं सर. फॉर्म. हाँ, उसका फॉर्म जो है वो 7 है, फीस 8000 है, उसकी 7A की 4000. फीस 4000. 7A की 4000 है जी. अगर एग्जामिनेशन फाइल ही नहीं हुआ तो अपोजिशन का क्या होगा? एग्जामिनेशन फाइल ही नहीं हो तो ओपोजिशन का कोई बेस ही नहीं बनता सर. वो जब तक एग्जामिनेशन अप्लाई नहीं होगा तब तक ओपोजिशन नहीं हो सकता. फॉर्म 7 की फीस 8000. कौन कर सकता है? एनी पर्सन इंटरेस्टेड. एनी पर्सन इंटरेस्टेड. टाइमलाइन. विद इन 1 year ऑफ डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट. पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट. और क्या होता है पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के बाद? कंट्रोलर सबसे पहला काम क्या करते हैं? कंट्रोलर ऑपोजिशन बोर्ड बनाते हैं, जिसमें कि एक चेयरमैन रहता है, दो जो है सीनियर लेवल के वो रहते हैं पर्सन, एग्जामिनर कह लो आप. उसमें वो वाला एग्जामिनर पार्ट नहीं होता जो एप्लीकेशन को एग्जामिन किया है. ही कैन नॉट बी द पार्ट. और एंड अपोजिशन बोर्ड कितने महीने में अपनी रिपोर्ट देता है? 2 महीने में रिपोर्ट दे देता है और सर. पेटेंटी ये कितने महीने में रिप्लाई देता है? पेटेंटी को रिप्लाई करना होता है 1 महीने के भीतर. 2 महीने के भीतर. अच्छा, पेटेंटी भी 2 महीने में रिप्लाई कर सकता है. हाँ, पैरेलली अपोजिशन बोर्ड और पेटेंटी दोनों 2 महीने के अंदर अपनी रिप्लाई देते हैं. नहीं, उसी 2 महीने के भीतर पेटेंटी भी करेगा रिप्लाई और ऑपोजिशन बोर्ड भी करेगा, या ऑपोजिशन बोर्ड आफ्टर गेटिंग द रिप्लाई फ्रॉम द पेटेंटी 2 महीने में करेगा? हाँ जी. जैसे ही ऑपोजिशन आता है उसकी एक कॉपी जाती है ऑपोजिशन बोर्ड के पास और उसकी एक कॉपी जाती है एज अ नोटिस ऑफ ऑपोजिशन पेटेंटी के पास. जी. उधर से रिकमेंडेशन लेगा, पेटेंटी का रिप्लाई लेगा, ओपोनेंट के एविडेंस लेगा और उनको एनालाइज करेगा कंट्रोलर. ओके सर. उसके बाद ओपोनेंट को एक मौका मिलता है अपना फर्दर रिप्लाई देने का. कितने महीने में? वो 1 महीने में. 1 महीने. अगर इनमें से कोई हेयरिंग करना चाहता है तो कितनी फीस लगेगी?
डिजायर टू बी हर्ड 1500 सर। 1500। चलिए 26। पेटेंट ऑफ ओपोनेंट सर। फॉर्म फॉर्म 12। कब तक फाइल करना होता है? विद इन 3 मंथ सर। पार्शली ऑब्टेन के केस में क्या होता है? पार्शली ऑब्टेन के केस में अगला अमेंड करने के लिए बोल सकता है। अमेंड करने के लिए बोलेगा तो ओपोनेंट को क्या करना पड़ेगा? ओपोनेंट को क्या करना पड़ेगा सर? ओपोनेंट जो अपोज कर रहा है ना। हाँ, जिसकी पेटेंट है हम्म। उसको अगर ग्रांट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसकी पेटेंट है, उसको ग्रांट चाहिए तो उसको रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा उसका। सर पार्शली ऑब्टेन के केस में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी दोबारा। अच्छा जी। वो एग्जामिनेशन होगा, पब्लिकेशन होगा, फिर ग्रांट ओके, मिलेगा। एक मिनट मैं लिख लूं सर। पार्शली ऑब्टेन्ड एप्लीकेशन नीड टू बी फाइल्ड अगेन। विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। जी। ठीक है सर। 28। मेंशन ऑफ इन्वेंटर एज सच इन ए पेटेंट फॉर्म 8 रहता है। इसमें हम ऐड भी करा सकते हैं, नाम और डिलीट भी करवा सकते हैं। जब हम ऐड करवाना है विद एप्लीकेंट करवाएंगे तो कोई फीस नहीं लगेगी, और अगर अलोन जाएंगे एप्लीकेंट के अगेंस्ट तो हमारी 800 रुपया फीस है। और 8A 800 है। होता है। हाँ हाँ, जी। 8A। 8A सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप है। अंडर रूल 70A 900 फीस है इसकी। ये आफ्टर ग्रांट हाँ जाता है। बिल्कुल। 29। 29 सर ये है कि एंटीसिपेशन इन केस ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन। तो ये वो है, एंटीसिपेशन नहीं मानी जाएगी होने के बावजूद भी। अगर गुड फेथ में किसी को हमने बताया और उसने पब्लिश कर दिया विदाउट आवर कंसेंट, तो ये एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। 30। 30 अगर हमने गवर्नमेंट को कम्युनिकेट किया हुआ है, या गवर्नमेंट के किसी हम एग्जीबिशन में या किसी हम टास्क में हमने अपना रिवील किया हुआ है, तो वो एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। 31। 31 सर पब्लिक डिस्प्ले, जो फॉर्म 31 भी इसका यही है कि जब भी हमें कहीं डिस्प्ले करना है किसी गवर्नमेंट एग्जीबिशन में, तो उससे पहले हम फॉर्म 31 फाइल करके फीस 500 दे करके बता सकते हैं गवर्नमेंट को कि विद इन 12 मंथ्स हम इसको फाइल करने वाले हैं, तो ये एंटिसिपेशन में ना आए, ग्रेस पीरियड लेते हैं। वो डिजाइन के केस में है सर। पहले से बता के जाना डिजाइन में होता है। ओके, तो यहाँ क्या है पेटेंट सर? में जब आप फाइल करेंगे एप्लीकेशन हम्म। 12 महीने के अंदर, उस टाइम पर फॉर्म 31 देना होता है। ओके, कि मैंने 31 महीने पहले, मतलब 12 महीने पहले मैंने कहीं किया था, तो ये हाँ एंटिसिपेशन ना माना जाए। हाँ, वो एप्लीकेशन के टाइम पे देना। पेटेंट में बाद में बताना है, डिजाइन पहले में बताना पहले है। बता। अच्छा जी। हाँ। फीस 31 की। 500 सर। 32। एंटिसिपेशन बाय पब्लिक वर्किंग, कोई रीजनेबल ट्रायल्स के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट के लिए काम किए हैं तो वो एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। विद इन 12 मंथ्स 33। वो सर आफ्टर प्रोविजन स्पेसिफिकेशन हम कहीं पे भी पब्लिश कर सकते हैं। 34। वो यही है कि 29 से लेकर 32 तक एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। बाजिया में 35। सर एसडी अगर किसी से रिलेटेड है तो पेटेंट में, तो वो उसमें रेस्ट्रिक्शन आ सकता है। किस तरह का रेस्ट्रिक्शन आएगा? सर एप्लीकेशन पब्लिश नहीं पब्लिकेशन की रेस्ट्रिक्ट जाएगी। कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस भेजेगा उसका। सिक्रेसी कब लगेगी पहले ये बताइए।
सर अगर कोई डिफेंस पर्पस से अगर उसको कोई इन्वेंशन जो है वो रिलेटेड है तब। और सीक्रेसी लगने का क्या इफेक्ट आता है? पब्लिकेशन नहीं होता है बस। नहीं हो पाता है सर। 36 36 इज periodical review. in every Sir, every 6 months by central government. 37 37 is 37 sir, consequences of FD. कंट्रोलर रिफ्यूज कर सकता है ग्रांट के लिए और कोई भी कोर्ट में उसकी अपीलिंग नहीं होगी और सोल्यूशन मिलता है अंडर सेक्शन 100, 101 एंड 103 के और कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं लगती है। 38 38 is revocation of SD. रिवोकेशन के बाद एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम कितना समय मिलेगा? सर 6 months. Form 18 and 39 39 is क्या था 39 हाँ रेसिडेंस नॉट अप्लाई फॉर पेटेंट। फॉर्म कब फॉरेन कब कब नहीं जा सकते? सर एसडी लगा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसर्न ना हो, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो और क्या नाम है एक और पॉइंट था सर इसमें एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 6 वीक्स का वेट करना होगा। हम्म, यस सर, फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस के फॉर्म नंबर इज 25 आई थिंक 25 days. फीस फीस इज 1600 ओके 1600 ओके। और कितने दिन के अंदर आपको कंसेंट मिल जाएगा? सर 21 days. 40 40 is वो liability of contravention of 35 to 39. उसमें amendment can have been वो application can have been amended or patent to be revoked. liable to revoke. हाँ. 41 41 is मतलब कि कंट्रोलर का जो ऑर्डर है वो फाइनल ऑर्डर होता है। इट कैन नाइदर बी कॉल्ड इन IPAB और नॉर इन एनी कोर्ट। 42 42 इज सर टॉपिक ही नहीं याद आ रहा मुझे। टाइटल कंट्रोलर एग्जामिन कर सकता है एप्लीकेशन का। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर अंडर हाँ चेक कर सकता हूँ क्या। दिनेश सर 43 43 is grant of patent. 44 44 जो है amendment of patent granted to deceased applicant. फॉर्म 12 फीस फीस है 2400 within 3 months जो है नहीं deceased applicant आफ्टर इसमें after grant ही होगा। हाँ 45 45 sir date of patent is priority date no date of patent is date of filing sorry 46 सर डेट ऑफ पेटेंट से हम टर्म ऑफ पेटेंट को कंसीडर करते हैं ना। ओके तो प्रायोरिटी डेट इज नॉट डेट ऑफ पेटेंट इट क्योंकि हाँ प्रायोरिटी डेट तो कुछ भी हो सकती है। हम कन्वेंशनल एप्लीकेशन के केस में इंडियन फाइलिंग डेट को डेट ऑफ पेटेंट मानेंगे और पीसीटी में इंटरनेशनल फाइलिंग डेट को डेट ऑफ पेटेंट मानेंगे। सिर्फ ऑर्डिनरी में प्रायोरिटी डेट होगी जी। 46 सर अपना है कि एक बार डिविजनल ग्रांट होगी तो दोबारा नहीं हम उसको ऊपर क्वेश्चन कर सकते। यही डिविजनल के लिए है ना सर क्या मल्टीपल इन्वेंशन एक ही बात है? क्या दोबारा रिपीट कीजिए क्वेश्चन।
डिविजनल एप्लीकेशन ग्रांट होगी तो दोबारा हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, या मल्टीपल इन्वेंशंस को नहीं कर सकते? एक ही बात वही है। बात हो गई सर। एक ही अगर बात एक एप्लीकेशन में मल्टीपल इन्वेंशन है तभी डिविजनल जाती है। और वो ग्रांट हो गई, जी। डिवाइड हुई ही नहीं, हम्म ग्रांट के बाद वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते भैया इसको डिवाइड करो। ग्रांट हो गया, हो गया। जी। 47। 47 सर यही है कि गवर्नमेंट यूज कर सकती है फॉर पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज, अपने यूज के लिए भी यूज कर सकती है, फॉर एक्सपेरिमेंट, फॉर रिसर्च, कोई भी पर्सन यूज कर सकता है उसको, वो इन्फ्रिंजमेंट और नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा एनी पर्सन। एनी पर्सन। जी। 48। 48 सर राइट ऑफ पेटेंट्स हैं, नेगेटिव राइट्स होते हैं। पेटेंट के केस में म्यूजियो, प्रोसेस के केस में यूजियो। प्रोसेस के केस में यूज प्रोसेस एंड के केस में यूज है, और प्रोडक्ट मेड बाय पेटेंटेड प्रोसेस का यूजियो है। प्रोडक्ट मेड बाय पेटेंटेड प्रोसेस का यूजियो। यूजियो। ठीक है सर। 49। 49 सर वही है वेसल्स वाला, कि कोई शिप आ रही है हमारे पास यहाँ के, हमारी पेटेंटेड प्रोडक्ट को यूज कर रही है, तो उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग भी उनके पास जाएं। 50। 50 राइट ऑफ को ओनर ऑफ पेटेंट्स है सर, अपना कैसे इक्वल राइट्स होते अनडिवाइडेड हैं? शेयर होते हैं। तो 52, 51। 51 सर डायरेक्शंस टू को ओनर, सपोज एक ने बेच दिया है, दूसरे को रॉयल्टी नहीं मिल रही, तो वो कंट्रोलर को अप्रोच कर सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म 11 डायरेक्शन फीस लिस्ट 2400। कितने दिन में कंसेंट देंगे कंट्रोलर? कंट्रोलर 14 दिन में रिप्लाई मांगते हैं दूसरी पार्टी से। अगर वो अपनी कंसेंट नहीं देता है तो फिर वो कह देते हैं दूसरे कि आप उसके बिहाफ पे कर लो। को 52। 52 सर वो है कि यहाँ पे जो ग्रांट ऑफ पेटेंट टू ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो जाता है, यहाँ पे हाई कोर्ट का ऑर्डर लगता है, वहां पे कंट्रोलर का था 26 में। विद इन 3 मंथ्स जो है फॉर्म 12 जो है और फीस 2400 भर के आप अपने नाम पे पेटेंट करवा सकते हैं। 53। 53 टर्म ऑफ पेटेंट है सर। पेटेंट का जो टर्म है वो वही डेट ऑफ पेटेंट से होगा। अभी अभी हमारी बात होगी इसके ऊपर। पेटेंट ग्रांट होने के बाद सारे दे दिए। हाँ जी, हाँ जी सर। 3 महीने में 3 महीने में खुद ही आंसर दे रहा हूँ। दे दो सर, कोई नहीं। 3 महीने में रिन्यूअल फी देनी पड़ती है, उस पर कोई एक्सटेंशन भी मिलता है? 3 महीने में रेन्युअल फीस देनी पड़ती है पेटेंट ग्रांट होने पर? हाँ जी सर, हाँ जी मिलता है ना सर। 6 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं। यही है ना सर? फॉर्म, हाँ हाँ। फॉर्म, फॉर्म 4 सर एक्सटेंशन का। फीस, एक्सटेंशन की फीस। फीस रिन्युअल फीस की एक्सटेंशन है 480 रुपये पर मंथ। बस बढ़िया। बाजिया मैम। 54। Sir, patent of addition. Any improvement and modification can be done by the patent of addition to the main patent. And form number 1, 800 rupees fees. And POA की फीस जो थी वो हाफ होती है सर। और 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 आप पूछे सर। 55। Sir, 55 is term of patent of addition. It is as same as main patent, 20 years. And no renewal fees till main patent exists. And
अगर मेन पेटेंट रिवोक हो गया तो पेटेंट ऑफ एडिशन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सर कंट्रोलर को। फॉर्म 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 मुझे याद नहीं आ रहा सर। 30, जिसका 30। कोई नहीं उसका 30। हाँ सर, हाँ सर, आपने बताया था पहले भी। फीस फीस इज 2400। 2400। ओके। 56 56 is validity of patent of addition basis is on मतलब नोवेल्टी पे ही बेस करती है और इन्वेंटिव स्टेप चेक नहीं हाँ, किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। डज नॉट इन्वॉल्व एनी इनोवेटिव स्टेप। ओके सर। 57 57 is amendment of application. फॉर्म Form 13, Rule 81, fees 320 for change in name and email, 800 for specification, and 1600 after grant of grant amendments. कोई amendment होता है उसके बाद 1600। कब अमेंडमेंट नहीं होगा? आफ्टर आफ्टर ग्रांट ऑफ अमेंडमेंट, जब अमेंडमेंट पब्लिश हुआ था उसके बाद सर। नहीं। अगर हाई कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है तब तक अमेंडमेंट नहीं होगा। ओके ओके सर। पब्लिकेशन कब होता है अमेंडमेंट का? आफ्टर ग्रांट सर। हाँ, अगर आफ्टर ग्रांट अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट आती है। ओके। ऑपोजिशन कब तक कर सकते हैं? 3 महीने में। 3 महीने तक। यस सर। कौन कर सकता है? पर्सन इंटरेस्टेड। 58 सर 58 इज amendment of specification before appellant board and high court. Yes sir. 59 59 is ABCDEF, वही supplementary provision amendment. ABCDEF क्या होता है? Amendment by the way of correction, disclaimer, explanation, actual fact. और क्या नहीं कर सकते अमेंडमेंट में? स्कोप नहीं बढ़ा सकते क्लेम का और कुछ ऐड नहीं कर सकते। ऐड नहीं कर सकते सर। इन केस ऑफ फ्रॉड तो मतलब नहीं, कुछ स्कोप ऐड। स्कोप तो इंक्रीज नहीं कर सकते, ये तो पता है मुझे सर। हाँ, और कुछ नया ऐड नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। क्लेम की प्रायोरिटी डेट अमेंड हो सकती है? नहीं सर। हो सकती है। हाँ। हाँ, क्लेम्स की प्रायोरिटी डेट को आप अमेंड करवा सकते हैं। ओके सर। 60 60 इज एक काम, रुके 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 दिनेश सर, 60 सर रेस्टोरेशन ऑफ पेटेंट कब करते हैं रेस्टोरेशन? सर 18 महीनों में। क्यों करते हैं रेस्टोरेशन? जब वो सीज टू फैक्ट हो जाता है सर, जब हम रिन्यूअल फीस नहीं पे कर पाते। फॉर्म फॉर्म 15 फीस फीस 2400। 1600 नहीं 2400, हाँ ठीक है 2400। 15 की 2400। 61 61 सर प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ लैब्स डिजाइन। क्या करते हैं यहाँ पे? वो कंट्रोलर चेक करता है कि अनड्यू डिले है और एक था और
अनड्यू डिले और अनइंटेंशनल। हाँ, सबसे पहले अनइंटेंशनल चेक होता है, जी। और इसके बाद फिर अनड्यू डिले इन मेकिंग द एप्लीकेशन, अगर वो सेटिस्फाई चलो, होता है हाँ तो फिर वो फॉर्म 15 को पब्लिश कर देता है जो रिक्वेस्ट को, और उसको रेस्टोरेशन को कोई अपोज करना चाहता है तो विद इन रेस्टोरेशन की अपोजिशन 2 मंथ्स में हो जाती है विद इन फॉर द पब्लिकेशन ऑफ रेस्टोरेशन। हाँ, ये कल आपने बताया था जी। ऑपोजिशन कौन करेगा? एनी पर्सन इंटरेस्टेड सर। फॉर्म ऑपोजिशन के लिए, ऑपोजिशन के लिए फॉर्म 14 फीस 2400। और उसके बाद ऑपोजिशन से अगर कंट्रोलर रिस्टोर करेगा तो जी। एप्लीकेंट को कुछ पे करना पड़ेगा। 4800 रुपया सर एडिशनल फीस पे करेगा। सारिका मैम, खर्चा पानी, कंट्रोलर खर्चा पानी मांगेगा रिस्टोरेशन के लिए, कितना मांगेगा सर? दिनेश सर? 4800 सर, प्लस प्लस वो जो पेंडिंग फीस है सर। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ेगा पेटेंट को। उसके बाद पब्लिकेशन होगा दोबारा से, जी। दोबारा से पब्लिकेशन होगा। 62 सर वो जो है डैमेजेस नहीं मिलते ड्यूरिंग लैप्स पीरियड, लैप्स पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है सर? फ्रॉम डेट ऑफ सीज टू हैव इफेक्ट से लेकर पब्लिशिंग ऑफ फॉर्म 15। जो पहले वाला पब्लिकेशन। जी। 63 सरेंडर ऑफ पेटेंट सर। फॉर्म सरेंडर के लिए फॉर्म, अगर सरेंडर करना है तो फॉर्म 30। फीस कोई नहीं सर। ऑपोजिशन ऑपोजिशन उसकी हो सकती है सरेंडर की वही विद इन 3 मंथ्स बाय एनी पर्सन इंटरेस्टेड फीस बाय फाइलिंग फॉर्म 14 फीस 2400। 64 64 रेवोकेशन ऑफ पेटेंट है सर, इसके ग्राउंड्स हैं वही C6W3, कोई VSF पे सीक्रेटली 840 पे बीटी न्यूज पे आया। कौन कौन 64 में एप्लीकेंट हो सकता है? एप्लीकेंट हो सकता है, एप्लीकेंट यानी कि जो रेवोक करवा रहा है हाँ, वो एनी पर्सन इंटरेस्टेड और सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड हाँ जी। एक और है, एनी पर्सन इंटरेस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक और है, वो जो काउंटर क्लेम। इन्फ्रिंजर इन्फ्रिंजर। हाँ, काउंटर क्लेम। जी जी जी। 65 65 सर वो था रेवोकेशन ऑफ पेटेंट या अमेंडमेंट ऑफ पेटेंट ऑन डायरेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर फॉर द इन्वेंशंस रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी। 66 रेवोकेशन ऑफ पेटेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो प्रेजुडिस टू कोई पब्लिक इंटरेस्ट है ऐसी इन्वेंशन, तो वो हो सकती है। रजत सर, एक बंदा मिलना चाह रहा है आपसे, जरा देखना है इसको। बेटा आपका? हाँ, कब से कह रहा है मेरी बात कराओ, इसको आ बता जा दो बेटा। कितने टेस्ट मेरे सही हो गए, कर ले बात हम। कोई बात नहीं सर, चंडीगढ़ आऊंगा, लाइव मिलूंगा इससे। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलो क्या जाओ, नाम है बेटा आपका? नाम बताओ। युवान। युवान, क्या बात है, क्या मतलब होता है इसका? लॉर्ड शिवा का दूसरा नाम। अच्छा जी, क्या बात है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। थर्ड क्लास में। तो अभी पेपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे? अभी तो छुट्टियां चल अभी रही तो होंगी। नहीं है। नहीं, अभी होएंगी दो होंगी। तीन दिन बाद। हाँ, पापा पढ़ाई करते हैं घर पे? हाँ, और आप करता हूँ। करते हो? हम्म। पापा पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो बोलना करो, मैं भी नहीं करूंगा वरना।
मेरी पिटाई कर देंगे। राइट सर, थैंक यू जी। आपके जैसा है सर, एग्जैक्ट चेहरा हाँ जी, उसका। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा है सर बेटा आपका, एक्टिव है एकदम। कब से बैठा मेरे पास के, मेरे को बताओ कितने कुछ सम सही किया आपने। 100% जा रहे हैं बेटा अभी तो। हाँ, 66। सर पब्लिक इंटरेस्ट में जो पेटेंट, जो प्रेजुडिस टू पब्लिक है, वो रिवोक करवाया जा सकता है। कौन रिवोक करेगा? सर वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिकेशन कहाँ पे होगा? ऑफिशियल गजट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी जो है वो ऑफिशियल गजट में होता है ना सर। हाँ, 65 का पब्लिकेशन कहाँ पे होगा? 65 का पब्लिकेशन भी ऑफिशियल, वो ऑफिशियल जर्नल में होगा सर। हाँ, वो हाँ, डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, पर करेगा उसको कंट्रोलर। कंट्रोलर ही करेगा, क्योंकि वो अच्छा, हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ सर, वो हर एक चीज में मिलती है हम्म, पेयरिंग की। 67। 67 रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स है, एंड पर्टिकुलर्स टू बी एंटर देयर इन। इसमें सारी असाइनमेंट्स, ट्रांसमिशन, ये सारा आता है। 68। 68 असाइनमेंट एक्सेट्रा नॉट टू बी वैलिड अनलेस इन राइटिंग, वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड, वो पेटेंट ऑफिस में हमें सबमिट करानी पड़ेगी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं हमारी। जो 69। 69 रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट ट्रांसफर, यही है सर, जो पेटेंट ऑफिस में फॉर्म हमें रजिस्टर करानी पड़ेगी। फॉर्म 16 से होगी। इसमें फीस। वही आत्मा रहता है ना, असाइनमेंट, ट्रांसमिशन, रजिस्ट्रेशन, मोर्टगेज एग्रीमेंट। फीस 1600 है सर। फीस 1600। 70। वो जो रजिस्टर्ड ग्रांटी है और प्रोपराइटर है, उसको सारे राइट्स पेटेंटी की तरह ही मिलते हैं। वही पेटेंटी है, दोनों को सेम राइट्स, मतलब जो ग्रांटी के थे वो पेटेंटी की हो। जी सर। ये ना सर, यहाँ पे पेटेंटी की जो डेफिनेशन है उसको एग्जैक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा सेक्शन। 71। रेक्टिफिकेशन है सर, कोई भी एंट्री रजिस्टर में गलत हो गई है, बाय ओमिशन, बाय एब्सेंस, है ना, तो वो करेक्ट कराई जा सकती है। 4 तरीके हैं सर, उसको थोड़ा सा एक बार मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा। जी। एंट्री बाय एरर, ओमिशन बाय एरर, जी। एंट्री विदाउट सफिशिएंट कॉज, ओके। एंड एंट्री मिसिंग। जी, ठीक है सर। ये 4 तरीके से रेक्टिफिकेशन हो सकता है। कहाँ पे होता है सर रेक्टिफिकेशन? बाय हाई कोर्ट। 72। रजिस्टर टू बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन सर। 73 बाजिया मैम, 73। सर 72 में ये रजिस्टर जो इंस्पेक्ट होगा, वो ऑफिशियल आवर्स में वहीं जाकर के होगा, और फॉर्म 30 विद फीस 320। ऑफिशियल इंस्पेक्शन का फीस मुझे याद नहीं आ रहा। रजिस्टर ओपन के लिए 320 और सर्टिफाइड कॉपी के लिए 2400 320। लगता है। And after 1 week, 1000 rupees for 30 pages and 30 rupees extra per page. और आफ्टर 1 वीक? Sir, after 1 week, 1000 rupees. और बिफोर 1 वीक 2400। 2400. बाजिया मैम 73। Controller and other officers. CGPDM, PM, and subordinate examiner और क्या CGPDTM। Yes, sir. Controller General of Patent Design and Trademark. And De Novo. 74। Patent Office, Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. 75। 75 is Patent Office.
75 क्या था सर? वो रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉय, हाँ रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉय फॉर द मतलब उसमें इनहेरिटेंस होना चाहिए, बाय बिल होनी चाहिए, तभी आप वहां पर पेटेंट ऑफिस में काम कर सकते हैं, अगर आप पेटेंट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं देन। काम करते वक्त तो पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। ओके ओके, यस सर यस सर। 75, 75 76 76 इज ये ऑफिस, पेटेंट ऑफिस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हाँ हाँ कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट अगर मतलब कंट्रोलर जनरल कोई मतलब, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर या हाई कोर्ट रिटन में ऑर्डर दे हाँ इंफॉर्मेशन हाँ सर देने के यस सर, लिए। याद आ गया, यस सर यस सर। 77 77 is controller to be having certain power of civil court. जैसे summoning any person, reproducing any document, evidence. फॉर्म Form is 24, हाँ 24 सर। फीस फीस 1600 रुपीज। कब तक फाइल करना होता है? विदिन 1 month ऑफ फ्रॉम ऑर्डर। फ्रॉम द फ्रॉम, ऑर्डर। यस सर। एक्सटेंशन में मिलता है कुछ? हाँ 1 month का एक्सटेंशन मिलता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4, फीस 480 रुपीज। 78 78 is clerical error. हाँ clerical error. Form is 30 and fees is 800 rupees. और इसमें अपोजिशन भी दे सकते हैं कोई पर्सन इंटरेस्टेड बाय फॉर्म 14, फीस 1400 रुपीज। और 57, 59 एंड 44 उसमें नहीं आते हैं, सेक्शन 57, 59 एंड 44। फॉर्म 14 की फीस क्या बताई आपने? 1400 रुपीज सर। 2400। हाँ 2400, यस सर। 79 सर इसमें 57, 59 एंड 44 नहीं आते हैं कि ये आते हैं इसके अंडर करता है? नहीं आते हैं। ओके। उसको आप क्लरिकल एरर नहीं मान सकते, वो अमेंडमेंट है। अच्छा, मैंने कुछ और 79 सर 79 is evidence, cross examination and oral statement in front of, हाँ सर यही था कुछ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड ओरल स्टेटमेंट लेते हैं इसमें से, और एफिडेविट सबमिट करना होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन याद आया? हाँ सर, क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर ओरल स्टेटमेंट, एफ और क्या नाम है, एफ एफिडेविट। एफिडेविट। 80 18 is 10 day rules, that is discretionary power of controller. 81 81 is मुझे टॉपिक नहीं याद आ रहा सर। 81 is, कंट्रोलर को जितना समय चाहिए वो लेंगी। हाँ हाँ, कंट्रोल कैन टेक एनी टाइम। ओके सर। दिनेश सर 82 सर पेटेंटेड आर्टिकल्स एंड पेटेंटी। पेटेंटी में एक्सक्लूसिव लाइसेंसी इंक्लूड रहेगा। पेटेंटेड आर्टिकल्स वो है आर्टिकल मेड ऑफ पेटेंटेड प्रोसेस। 83 83 है जनरल प्रिंसिपल फॉर द वर्किंग ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन। इसमें जो है पेटेंटी जो है उसको अपने राइट्स अब्यूज नहीं करने होते, एंड पेटेंट राइट्स आर नॉट टू एंजॉय द मोनोपोली, बट जो पेटेंट है इट शुड वर्क इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, एंड it should be granted to get the maximum benefit out of it at an affordable and reasonable rates. बढ़िया। 84 84 is compulsory license. Within 3 years of work, after 3 years of working of not working of patented invention, any person interested can apply for the compulsory license.
3 इयर्स में सर वर्किंग का कोई ऐसा क्लॉज नहीं है, बट आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 3 years हाँ, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट। फॉर्म फॉर्म 17, फीस फीस 2400। ग्राउंड्स Grounds हैं that the reasonable requirement of public has not been met and the patent has not been worked in the territory of India and the affordable rates नहीं है जो एंड एप्लीकेंट शुड हैव applicant should have 6 months failure to obtain the license from the patentee. 85 85 है revocation of patent by controller for non-working। इसमें फॉर्म 19 नॉन रहता है वर्किंग ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। अगर 2 साल तक वो नहीं वर्किंग में आया कंपल्सरी लाइसेंस तो रिवोक किया जा सकता है। इसको चाहे पेटेंट ही करवाए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करवाए, चाहे पर्सन इंटरेस्टेड कराए। जी, फॉर्म 19 भर के 2400 फीस और उसको रिक्वेस्ट किया जा सकता है रेवोकेशन के लिए और कंट्रोलर उसके रेवोक करने के डिसीजन को 1 साल तक टाल सकता है। और ऑपोजिशन ओपोजिशन जो है 84 और 85 का दोनों का सेक्शन 14 से होगा और इसमें सेक्शन 14 सॉरी फॉर्म 14 से सेक्शन सेक्शन तो ये 86 है सर। 87 87 सॉरी, हाँ 87 है। कितने तो महीने में ऑब्जेक्शन आ सकता है ऑपोजिशन? 2 महीने में सर। यहाँ पे एक कौन यहाँ पे करेगा? 2 महीने में ऑब्जेक्शन जो कंपल्सरी लाइसेंस ही है वही करेगा सर। पर्सन इंटरेस्टेड 84 के लिए जो भी पर्सन इंटरेस्टेड बनेगा वो करेगा, 85 में जो पर्सन इंटरेस्टेड बनेगा वो करेगा। तो पर्सन इंटरेस्टेड वही कंपल्सरी लाइसेंस ही होगा जिसको मिला है। नहीं, नहीं, जरूरी नहीं है। कोई और भी हो सकता है। मान लो ओके। कोई अदर लाइसेंसी है हम्म। जिसको पेटेंटी ने खुद लाइसेंस दिया हुआ है, भाई पेटेंट रिवोक हो गया तो उसका लाइसेंस भी तो खत्म हो जाएगा। ओके। और जिस लाइसेंस के बेस पे वो बिजनेस बना रहा है मोनोपोली मार्केट में, वो खत्म हो जाएगी। हम्म 86 पावर ऑफ कंट्रोलर टू adjourn द एप्लीकेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस वो मतलब 1 साल तक लटका सकता है कि सपोज मान लो किसी गवर्नमेंट रूल्स की वजह से वो इन्वेंशन वर्केबल नहीं हो पाई तो बस वही ग्राउंड है इसमें। वर्केबल अगर नहीं हुई तो वो 1 साल के लिए adjourn कर सकता है। वर्कड इन इंडिया नहीं हुआ है तो। जी। 88 पावर ऑफ कंट्रोलर इन ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंस यानी कि अगर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं आपके लाइसेंस में तो आप कंट्रोलर को अप्रोच कर सकते हैं और कंट्रोलर आपको या तो हो सकता है कि एग्जिस्टिंग लाइसेंस को आपका कैंसिल करवा के दोबारा से डीड बनवा दे जिसमें कि रिस्ट्रिक्शन ना हो, या फिर आपको वो कंपल्सरी लाइसेंस भी इशू कर सकता है। एंड अमेंड कर सकता है एग्जिस्टिंग लाइसेंस। और क्या पावर्स है सर इसके अलावा? अगर मान लो कि आपके पेटेंट में कोई हिंड्रेंस आ रही है तो रिलेटेड कंपल्सरी लाइसेंस वो कमर्शियल लाइसेंस दे सकता है। और बाकी सर रिवीजन कर सकता है कमर्शियल लाइसेंस की कब कर सकता है? आफ्टर 1 year ऑफ कमर्शियल लाइसेंस। कितनी बार कर सकता है? एक ही बार सर। फॉर्म फॉर्म 20, फीस 2400। ऑपोजिशन ओपोजिशन कंपल्सरी लाइसेंस के केस में रिवीजन में टर्म्स ऑफ रिवीजन हाँ ऑफ टर्म्स रिवीजन एंड में कंडीशन होती है सर, रिवीजन में होती है। वो टर्मिनेशन में नहीं होती है। टर्मिनेशन में रिप्लाई जाता है मेरे ख्याल से। हाँ। जी, और कितने महीने में इसमें ऑपोजिशन? 1 महीने के भीतर भीतर रिवीजन करनी होगी और हाँ, अपोज करना होगा विद इन बाय फाइलिंग फॉर्म 14, फीस 2400। 2400 89
जनरल पर्पस फॉर ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंस, इसमें शुड वर्क ऑन फुल कमर्शियल स्केल एंड नोबडी इंटरेस्ट शुड बी प्रीजुडाइज्ड। 90। वही जनरल पर्पस फॉर ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंस, उसमें सॉरी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, प्लान बेस्ट डबल आई। एक्सप्लेन समझाने कीजिए। हाँ। पी फॉर पेटेंटी, पेटेंटी का रॉयल्टी जो है वो उसको रीजनेबल मिलना चाहिए, उसका एक्सपेंडिचर वगैरह देखते हुए। और एल फॉर लाइसेंसी, लाइसेंसी को भी जो है रीजनेबल प्रॉफिट मिलना चाहिए। ए जो है वो इन्वेंशन जो है वो दैट शुड बी ऑन अफोर्डेबल रेट, एंड ये नॉन असाइनेबल और नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस होगा। देन बी इज द पेटेंट जो होगा वो बैलेंस टर्म के लिए होगा, उसका कोई टर्म बढ़ाया नहीं जाएगा। ई जो रहेगा वो कुछ रहेगा कि एक्सपोर्ट ही जो है वो कंसर्न ना हो, वो कंट्री में भी वर्क करना चाहिए। एस जो है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से अगर रिलेटेड है तो वो नॉन कमर्शियल यूज के लिए मिलेगा। पी है कि एंटी कम्पिटिटिवनेस देने के लिए उसको एक्सपोर्ट की प्रोविजन मिल जाएगी किसी भी और बंदे को। आई है आपका कि इंपोर्ट करके हमारे पास यहाँ पे नहीं बनाना, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यही कंट्री में होनी चाहिए प्रोडक्ट की। 91। 91 सर हमारा है लाइसेंसिंग जो है, कौन सा लाइसेंस? लाइसेंसिंग ऑफ रिलेटेड पेटेंट्स। तो उसमें ये था कि अगर एक पेटेंट हमारा सही से काम नहीं कर पा रहा दूसरे पेटेंट की वजह से, तो कंट्रोलर जो है वो दोनों की क्रॉस लाइसेंसिंग के लिए बात कर सकता है। 92। फॉर्म कौन सा मध्यस्थता लगेगा? कर सकता है जी। हाँ फॉर्म। जी, फॉर्म। लाइसेंसिंग ऑफ रिलेटेड पेटेंट में फॉर्म 17 ही होगा सर। हम्म, हाँ, 17। जी। 92। 92 सर हमारा है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस ऑन नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो मान लीजिए कोई हमारा कोई आदमी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि इस चीज को बनाने की आवश्यकता है, तो कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड उस चीज के लिए अप्लाई कर सकता है। अंडर और व्हाट कंडीशन? अंडर एक्सट्रीम इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज। फॉर्म कौन सा अप्लाई करेंगे? फॉर्म यहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंस का 84 ही होगा सर। फॉर्म। वो सॉरी फॉर्म, फॉर्म 17 सर। और पेटेंटी इसमें ऑपोजिशन कर सकता है? पेटेंटेड ऑपोजिशन नहीं कर सकता सर इसमें। कब नहीं कर सकता? जब ये तीन कंडीशन हो, एक्सट्रीम इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज। सही है सर। वैसे सर जी सर, बंद हो गया था सर सेशन मेरा, पता नहीं। आपको एडमिट मैंने किया आज। आप होस्ट बन गए ना सर बाय डिफॉल्ट। अच्छा जी, अच्छा जी सर। 93 92 ए। 92A सर वो फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है कंपल्सरी लाइसेंस मिल जाता है जिस कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज को पूरा करने की वो समक्ष ना हो। हाँ जी, 93। वो कंट्रोलर का जो लाइसेंस है वही जो है साइन डीड की तरह काम करता है।
कंट्रोलर का ऑर्डर। ऑर्डर, हाँ जी, हाँ जी। 94। 94 टर्मिनेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस है सर। सेक्शन फॉर्म 21 है, फीस 2400 है। और कंपल्सरी लाइसेंस जो है वो टर्मिनेट करवाया जा सकता है बाय एनी पर्सन इंटरेस्टेड और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सर। पेटेंटी या पर्सन whosoever इज ड्राइविंग द टाइटल वो कंपल्सरी लाइसेंस को टर्मिनेट करवाने के लिए बात कर सकता है। और उसमें यहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंस ही अपोज नहीं कर सकता, उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है बाय सबमिटिंग हिज रिप्लाई along with the evidence in 1 month। जी shall have the right to object to such termination। जी। तो बढ़िया इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स जो है कंट्रोलर हेयरिंग फिक्स कर सकता है और वो 10 दिन हाई पहले कोर्ट भी जा नोटिफाई सकते कर हैं, देगा। हाई कोर्ट भी जा सकते जी। हैं। चलिए बहुत और बढ़िया अगर सर। टर्मिनेशन का कंपल्सरी लाइसेंस वो हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो उसको पब्लिश कर देगा और कॉपीज दोनों पार्टीज को मिल जाएंगी। हाँ, पब्लिकेशन। बढ़िया सर। चलिए इसको कंटिन्यू अब करेंगे 99 से, बाजिया मैम एंड दिनेश सर कल। जी सर। एंड बहुत बढ़िया दिनेश सर, अच्छा रिवीजन रहा आपका, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। चल मिलते हैं सर कल रात 9:30 बजे वापस यहीं पर इसी लिंक पर। जी।